हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट, विच इज़ द स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नियर बाय हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ करते जाइएगा। सबसे पहले, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? सो इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं किसके बीच में? बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। एंड्स मतलब होता है आपकी अनलिमिटेड वांट्स। हमारी हमेशा अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत लिमिटेड होते हैं, और जो होते भी हैं रिसोर्सेज उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि कम रिसोर्सेस के अंदर हमारी जो नेवर एंडिंग डिमांड्स हैं उसको, उनके बीच में हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको स्टडी करना, उसके रिलेशनशिप को स्टडी करना कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अपनी इन दोनों के बीच में अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, वो हमारा इकोनॉमिक्स है। क्लियर? सो उसके बाद आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजर्स। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजर्स। ठीक है, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द इंडिविजुअल लेवल। देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आपको यही समझना था, जो आपने समझ भी लिया होगा कि प्रॉब्लम क्या है, कि अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं होता, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सो व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये हमारी प्रॉब्लम है किसमें? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हमें चूज करना है कि हमें कैसे हमारे रिसोर्सेज को यूज करना है टू फुलफिल आर वांट्स। ठीक है, जब हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं सो वो हमारा माइक्रो का कंसेप्ट होता है। लेकिन when economic problem, the problem of choice are studied and addressed at the level of economy as a whole, कि जब हम पूरी इकोनॉमी के एस्पेक्ट पे सब कुछ सोचते हैं, सब वो हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि हम पूरा जो हमारा जितने भी लोग हैं उनका टोटल करके जब चीज़ों को समझते हैं पूरी इकोनॉमी का एज अ होल, सो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी और उसका इनकम थ्योरी। इसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड्स हमारे टूल्स होते हैं, इसमें एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि हम सबका एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं ना, इकोनॉमी एज अ होल जिसमें से हर कोई आ जाता है, तो इसलिए सबकी टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड। एग्रीगेट का मतलब ये होता है टोटल। ठीक है, सो वो हमारे टूल्स होते हैं। उसके बाद देखिए, आपने जो वर्ड पढ़ा माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो माइक्रो है उसका मतलब ही क्या है? माइक्रो, दैट मीन्स स्मॉल। ठीक है, और जब हम बात करते हैं मैक्रोस की, सो ये भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है बिग। तो पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, स्टडी ऑफ मार्केट्स, दीज आर कवर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और नेशनल इनकम, जब हम बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज आर कवर्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसको अच्छे से भी कवर करेंगे हमारे पूरे कोर्स के अंदर। इकोनॉमी, इट इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। वो अपना लाइवलीहुड कहाँ अर्न करते हैं? इस पूरे सिस्टम को हम एज अ इकोनॉमी बोलते हैं, कि जहाँ पर लोग पैसे कमाते हैं अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। ठीक है, देन इट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या रीजंस हैं, क्या कॉज हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के? सबसे पहले तो देखो, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज कम है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इशू ही नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा कॉज क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। अगर वांट्स कम हो, नीड्स को फुलफिल करना चाहें, तो रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, हम कर सकते हैं अपनी नीड्स को अच्छे तरीके से फुलफिल, लेकिन वांट्स जो है वो हमेशा अनलिमिटेड है। आपने कोट भी सुना होगा कि नीड्स को फुलफिल करने के लिए वी हैव इनफ ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं उनका भी ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है। ठीक है, स्कैरसिटी है हमारे पास लैंड की। अब उस लैंड के भी ऑल्टरनेटिव यूज हैं। हम उस लैंड के ऊपर या तो गेहूं उगा सकते हैं या फिर चावल उगा सकते हैं। उसी लैंड के अंदर हमें एडजस्ट करना है, हमारे वो चॉइस है कि आप किसको प्रेफरेंस देते हैं।
क्योंकि आपका लैंड तो नहीं बढ़ने वाला, वो उतना ही रहेगा और वो दोनों चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, चावल के लिए भी, गेहूं के लिए भी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किसको वहाँ पे उगाते हैं। सो दैट दीज आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद देखो, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये जो प्रॉब्लम्स हम बात कर रही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसके ये कॉजेज थे तीनों, अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स मेनली क्या हैं, क्या हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया व्हीट और राइस का, कि हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें और क्या प्रोड्यूस करें जिससे कि सारा काम चल जाए, क्योंकि हमें अपनी पूरी इकोनॉमी का देखना होता है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करा जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जहाँ पर हम ज़्यादा लेबर से काम निकलवाएं रादर देन द मशीन्स, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब कम लोग ज़्यादा मशीन, ज़्यादा वो वाले रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कम। सो ये भी चॉइस है कि आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, कौन से सेक्शन के लिए। तो ये तीनों हमारी प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, की व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हैविंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost means it refers to the cost of producing additional unit of a commodity by sacrificing some units of another commodity। आपको पता है कि हमारे resources limited हैं और उनके alternative uses हैं। अगर आपको लैंड पे वीट उगाना है तो आपको राइस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप पहले ये एनालाइज करेंगे कि आपकी इकोनॉमी को, आपके लोगों को किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी ज़्यादा डिमांड है। अगर वीट की है तो आप वहाँ पर वीट उगाएंगे, और राइस ऑफ कोर्स सी बात है, आप दोनों चीज़ें तो नहीं एक एट अ टाइम कर पाएंगे, तो राइस को आप हटा देंगे। तो जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में राइस का प्राइस 8,000 रुपीज़ है और वीट का है 1,000। ठीक है, सॉरी 10,000 आप वीट का ले लीजिए एंड राइस का है 8,000। सो अगर मेरे को मैं वीट डिसाइड करा कि मैं वीट उगाऊंगी क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 8,000, क्योंकि मैंने अपने राइस जो मैंने नहीं करा, जो सेक्रीफाइस करा, वो जो कॉस्ट होगी वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके लिए सबसे पहले आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हु इज़ कंज्यूमर? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए ही तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं। एंड हिज ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड एक्सपेंडिचर। जो भी रैशनल कंज्यूमर होगा उसका वो क्या चाहेगा कि कम पैसा खर्च करने पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। यही एक, आप किसी भी को भी देख लो, अपने खुद को देख लो, आपकी यही डिमांड होगी। ठीक है, अब 2 अप्रोचेज होती है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की। एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से, एज पर दिस अप्रोच द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। कि किसी भी कमोडिटी को यूज़ करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ यूटिल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एप्पल खाने के बाद जितना मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला मैं उसको मेजर कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन हुई आफ्टर ईटिंग एन एप्पल। क्लियर। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या है कि as per this approach the satisfaction obtained from the consumption of goods and services can not be numerically measured but can only be ranked in order of preferences। कि हम जो भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंज्यूम करने के बाद जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम उसको सिर्फ रैंकिंग दे सकते हैं कि एप्पल से मेरे को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली तो मैंने उसको ज़्यादा रैंक दे दी, बनाना खाने के बाद मेरे को कम सेटिस्फैक्शन मिली तो मैंने उसको बाद वाली रैंक दे दी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम होता है ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, और कार्डिनल के अंदर हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द यूटिल्स। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया हो। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देखो, कोई भी कमोडिटी है उसके अंदर ये पावर होना कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सके, वो यूटिलिटी कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, द एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ वांट। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होगी? इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन।
कि सारी हमारी जो भी कंजप्शन है, जितनी भी पॉसिबल यूनिट्स हैं उस कमोडिटी की, उसको सबको खाने के बाद हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, वो हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 एप्पल खाए, ये हमारे पॉसिबल यूनिट्स से उस कमोडिटी की, उसको खाने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिली वो हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर। सो टी यू विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एम यू। अब व्हाट इज एम यू? मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? The additional utility obtained from the consumption of one more unit of a commodity। देखो, पहले मैंने एक एप्पल खाया, उसके बाद एक और एप्पल खाया, तो एक एडिशनल यूटिलिटी, उसको खाने के बाद मेरे को और सेटिस्फैक्शन मिला, तो उसको खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिला वो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक यूनिट को और कंज्यूम करने के बाद मेरे को जो यूटिलिटी मिली, जो मैंने अचीव करी, वो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय Q, दैट मीन्स यूनिट्स कंज्यूम, चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दी most important part, law of diminishing marginal utility। according to this law, other things remaining constant का मतलब जो हम assumptions लगा के चलते हैं उनको constant साइड में रखने के बाद, as more and more units of a commodity are consumed continuously, the marginal utility derived from every additional units will keep on declining। आप एक एग्जाम्पल लेके चलो, आपको भूख लग रही है, आपने सबसे पहले एक बर्गर खाया, आपको वो खाने के बाद सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको भूख लग रही थी और आपको कुछ खाने को मिल गया, और अच्छा बर्गर था, आपको सेटिस्फैक्शन काफ़ी मिली। अगर आप उसको यूटिल्स में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन अचीव हुई। अब आपने एक बर्गर और खाया, उसका जो आपको सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा उसको खाने के बाद, वो पहले वाले से कम होगा फॉर श्योर, क्योंकि अब आपका थोड़ा पेट भर चुका है पहले वाले से। जब आप तीसरा बर्गर खाओगे तब आपका जो सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगा वो और कम हो जाएगा। चौथा बर्गर जब खाओगे तब तो भैया आपको बहुत ही मिनिमम सी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका पेट ऑलमोस्ट भर चुका होगा। पांचवा बर्गर जब आप खाओगे तो आपको मे बी वॉमिट भी हो जाए और आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्शन ना मिले। क्यों? क्योंकि आपका पेट भी भर चुका है और आप उब भी चुके हो बर्गर खा खा के। सो जब हम कॉन्टिन्यूसली किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, सो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड होती है, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने क्या बताया था कि सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट, कि कोई भी आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो हर पॉइंट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, डिक्लाइन होते जा रही है। क्लियर? ऐसा हमेशा होगा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको उसको कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करना है। अगर एक बर्गर सुबह खाया, एक रात को खाया, वो वाला केस नहीं है, लगातार खाने वाली बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो वो अजम्पशंस हम क्या लेके चलते हैं जिसके बिहाफ पर जो हमारा लॉ है ये सेटिस्फाई करेगा, ये सही साबित होगा। सो अजम्पशंस क्या है? एवरी कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। दूसरा, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर ऑफ सेम क्वालिटी। सेम क्वालिटी का होना चाहिए हर एक यूनिट, ये इसके अजम्पशंस है, ऐसा होना ही चाहिए, तब जाके आपका ये लॉ सेटिस्फाई करेगा। कॉमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड इन अ साइजेबल क्वांटिटी। ठीक है, ये नहीं कि आपने आधा खाया, पौना खाया, नहीं, वो पूरा साइजेबल क्वांटिटी होना चाहिए, एक खाया, ऐसे करके। द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज चेंज हो गए तो वो अगला तो बर्गर खाएगा ही नहीं ना, सो इट शुड नॉट बी चेंज्ड। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करेंगे, कार्डिनल अप्रोच होनी चाहिए। आपको पता है कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिल्स के अंदर कर सकते हैं मेजर अपनी सेटिस्फैक्शन को। सो ये पॉइंट आएगा। 6.1 ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड विदाउट एनी टाइम गैप। कोई टाइम गैप नहीं आना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली आपको कंज्यूम करना है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, भी आप कोई लॉ लिखते हैं तो आपको साथ ही साथ उसका शेड्यूल और डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। कोई भी आपका गुड एक्स है, 6 आपने यूनिट्स कंज्यूम करी हैं, marginal utility obtained from the consumption of each,
या एडिशनल यूनिट, ठीक है। सो पहले को खाने के बाद 20 सबसे ज़्यादा, सेकंड में 18, थर्ड पे 16, फोर्थ पे 8, 5 पे 0 और 6 पे -5। आप बर्गर वाला एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये कम होता गया, कम होता गया। जो भी आप एडिशनल यूनिट जब भी आप कंज्यूम कर रही हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी वो कम होती जा रही है, ठीक है। देखो आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी मीन्स द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे तो 20 था, यहाँ पे टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी होगी? 20 + 18, 38 + 54, 54 + 8, 62 + 0 एंड 62 - 5, 57। ये भी कम होती जाएगी टोटल यूटिलिटी। आप ये वाला जो डायग्राम मैं बना रही हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। ये हमारे वाई एक्सिस पे हम लेके चलते हैं यूटिलिटी की, कितनी हमें यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज आवर यूटिलिटी। दूसरा यहाँ पर हम लेके चलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, कि हमने कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी है, वो हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड। अब हम बिना किसी नंबर के एनालाइज करके इस ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी हमेशा टॉप से शुरू होती है, सबसे ज़्यादा हमारी पहली यूनिट पे ही हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो मैंने मान लो यहाँ पे मेरी फर्स्ट यूनिट है और मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल गई। उसके बाद मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा धीरे 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 गिरती ही जाती है। आपने इस चीज़ को देखा होगा, फर्स्ट यूनिट पे सबसे हाईएस्ट थी, उसके बाद कम 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 और लास्ट में माइनस भी हो गई। तो सेम चीज़ मैं पैटर्न यहाँ पे बनाऊंगी कि सबसे पहले हाईएस्ट थी, फिर कम कम होते होते इसने एक पॉइंट पर 0 को भी टच कर दिया और उसके बाद तो ये नेगेटिव ही हो गई, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज माय मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से शुरू हुई और बाद में नेगेटिव भी हो गई। व्हाट इज दिस? दिस इज माय मार्जिनल यूटिलिटी। इज इट क्लियर? हमारे पास टोटल यूटिलिटी भी होती है। अब आपको ना ये ग्राफ बनाने का एक ईजी सा तरीका बताती हूँ। आप इसको देखिए सबसे पहले अपने शेड्यूल को। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी तब जाके आपका टोटल यूटिलिटी ना कांस्टेंट रहा। जैसे मान लो पहले 62 था, जब 0 है तभी भी ये 62 रहा। दैट मीन्स एक कांस्टेंट हो जाता है टोटल यूटिलिटी जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 को टच कर देता है, और उसके बाद वो नेगेटिव हो रहा है तो ये फॉल होने लग जाता है। सो आप देखो जब ये 0 है तो वो कांस्टेंट है, तो पहले ना यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है पहले तो टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, और फिर जब ये 0 पे आया आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट बी पे, तब ये कांस्टेंट हो गई। तो आप ऐसे कांस्टेंट दिखा दो और उसके बाद ये फॉल होने लग गई। तो ऐसे करके आपका ग्राफ बनेगा और आप नीचे से दिखा सकते हैं, पर ये कभी भी 0 तो होगा नहीं, टोटल सेटिस्फैक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आपका कौन सा ग्राफ बनेगा? टोटल यूटिलिटी का। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो ये हमारा बनेगा टोटल ग्राफ। अब देखो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये डिससैटिस्फैक्शन को दिखाता है, क्योंकि नेगेटिव में आपकी यूटिलिटी चली गई है, तो डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। और पॉइंट बी को हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद से हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होने लग गया है, ठीक है। सो ये आप डायग्राम बनाएंगे। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिट कंज्यूम्ड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूटिलिटी डिराइव्ड। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। As with the increase in the consumption of commodity, marginal utility falls। कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को और कंज्यूम कर रहे हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो MU कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। आपका MU कर्व ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग टिल पॉइंट बी। बी तक वो फॉल होते जा रहा है। एंड टोटल यूटिलिटी कर्व ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट। देखो मैंने यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट क्यों कहा? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हर पॉइंट पे कम होती जा रही है, तो जो टोटल होगा वो भी तो कम कम से इंक्रीज होगा ना। ले टोटल यूटिलिटी 20 था, फिर 18 प्लस हुआ 38, फिर 38 में 16 प्लस हुआ। तो देखो जो इंक्रीज हो रही है वो कम रेट पर इंक्रीज हो रही है। पहले 18 पे था, फिर 16 पे, और बाद में सिर्फ 8 ऐड होगा, तो डिमिनिशिंग रेट पर वो इंक्रीज हो रही है। एट पॉइंट बी पॉइंट पर MU बिकम्स 0।
इक्वल टू 0 हो गया वो. एज mu टचेस द x एक्सिस, TU कर्व रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड बिकम्स कांस्टेंट. इस पॉइंट पे जो आपका टोटल यूटिलिटी कर्व है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचा है और वहाँ पे कांस्टेंट हो गया है जब आपका mu 0 है. ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आफ्टर पॉइंट B mu कर्व बिकम्स नेगेटिव विच रिप्रेजेंट्स डिससैटिस्फैक्शन. नेगेटिव जब वो जा रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिससैटिस्फैक्शन, कि अब हमें कोई सेटिस्फैक्शन रिसीव नहीं हो रही, हम नेगेटिव में पहुंच गए हैं. द TU कर्व स्टार्ट्स फॉलिंग एज mu हैज बिकम नेगेटिव. अब वो भी फॉल होने लग गया क्योंकि हमारा mu नेगेटिव हो गया. पॉइंट B इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सटाइटी एज आफ्टर दिस पॉइंट mu बिकम्स नेगेटिव. जो मैंने आपको बताया कि इसके बाद वो नेगेटिव बन गया, इसलिए हम इसको पॉइंट ऑफ सटाइटी भी बोलते हैं. ठीक है, अब लास्ट में आप कुछ क्रिटिसिज्म देख सकते हैं. द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर कैन नेवर बी सेम. आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस कभी भी सेम नहीं रह सकते. द क्वालिटी ऑफ ऑल द कमोडिटी कैन नेवर रिमेन सेम. कुछ ना कुछ तो फर्क होगा. ठीक है, सो वो कभी सेम नहीं रह सकती क्वालिटी. यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस एंड कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. आपने कोई एप्पल खाया, बर्गर खाया, तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो सेटिस्फेक्शन नंबर्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस. आप ऐसे कह सकते हैं हाँ मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन नंबर्स में उसको एक्सप्रेस करना इज नॉट पॉसिबल. आई होप दिस इज क्लियर. इस पार्ट के अंदर हमने इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ यूटिलिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, इन सब चीज़ों के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से कवर कर लिया है. सो ये हमारा पार्ट 1 है. इस यूनिट के 2-3 पार्ट और आ सकते हैं. सो प्लीज़, बहुत लेंदी यूनिट है, इसको अच्छे से करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें.